इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं आपका दोस्त अरविंद भारद्वाज। और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हर शनिवार को एक विशेष श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आते हैं जो होती है फसल के रंग किसान के संग। बिल्कुल, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हमेशा ही बात करवाते हैं अपने ऐसे किसान मित्रों से, ऐसे किसान श्रोताओं से जो कि अपने क्षेत्र में कोई ना कोई सफलता हासिल करते हैं, कोई ना कोई विशेष अनुभव हासिल करते हैं, जिससे कि वो हमारे बाकी के सुनने वाले जितने भी किसान श्रोता हैं, किसान मित्र हैं, उन तक अपना अनुभव पहुंचाएं और वो लाभ हमारे बाकी के सारे श्रोता भी लें। क्योंकि हम जो है रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो अपने ऐसे मित्रों को बाकी मित्रों से जोड़ने का काम भी करते हैं आज के दिन। जी हाँ, और आज के जो हमारा किसान की बात में जो विषय हमारा रहेगा इसके अंतर्गत, वो रहेगा कृषि में नवाचार विषय पर हमारे किसान भाइयों से बातचीत। बिल्कुल, तो चलिए सुनवाते हैं बिना देर के ये बातचीत जो कि कर रही हैं संध्या गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं संध्या आपके लिए लेकर आई हूँ सफलता की कहानी, किसान की जुबानी। और आज का हमारा विषय है खेती में नवाचार करने वाले किसानों से बातचीत। नवाचार करने वालों ने कुछ करने की ठानी है, खेती की राह यंत्रों से इनको आसान बनानी है, पगडंडी पर रच रहे हैं प्रगति की एक कहानी है, खेतों और खलियानों में अब नव क्रांति लानी है, खेतों और खलियानों में अब नव क्रांति लानी है। तो आइए कुछ ऐसे किसान मित्रों से बातचीत करते हैं जो कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरण बनाकर किसानों की जिंदगी आसान बना रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं यंग इनोवेटर और साइंटिस्ट भी हूँ। जी मैम, जब हम क्लास 5 में थे यानी 10 इयर्स के, तब से हम इनोवेशन कर रहे हैं। तब से एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट, अलग रिसर्च, प्रोग्रामिंग, कोडिंग और सर्किट बनाना और मतलब अदर्स जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें काम करना। किसान से भी हटके सेना के लिए भी हम काम करते हैं, ड्रोन से। उसके बाद मैम हम क्लास 5 से ही काम कर रहे हैं। अभी एज हमारा 17 साल है, अभी जस्ट 12 पास किए हैं मैम। यूपीसीएसटी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एक इनोवेटर भी हैं और ऑल ओवर इंडिया का यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है मैम हमको। और अभी हम एग्रीकल्चर किसानों के लिए करीब 200 प्लस इनोवेशन किए हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में है। किसान ड्रोन से खेती कर सकता है, किसान ड्रोन से दवा छिड़क सकता है, किसान ड्रोन से अपना पानी, मॉइस्चर, हर चीज देख सकता है। किसानों के लिए बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर बनाए हैं। डीजल और पेट्रोल की महंगाई को बढ़ते हुए हमने एक बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर बनाया जो कि किसानों का बहुत सारा डिमांड है। वो इंटरनेशनल लेवल तक हमारा ट्रैक्टर अवार्डेड है। IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हमारा ट्रैक्टर फर्स्ट रैंक आया है। ये ट्रैक्टर इको फ्रेंडली है, 1.5 से 2 लाख के बीच में ट्रैक्टर मिल जाता है। वो बैटरी से चलता है और चलते चलते सोलर से चार्ज होता है। और इसमें रोटावेटर है, कल्टीवेटर है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमने एक ड्रोन बनाया जो कि 40 लीटर का दवा डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, वॉइस कमांड से वो ऑपरेट होता है और रिमोट से भी वो ऑपरेट होता है, खेत में दवा स्प्रे करता है। उसके साथ साथ ही हमने एक ग्रास कटिंग मशीन बनाया जिससे धान, गेहूं, छोटे छोटे फसल उससे कटाई होती है। लो कॉस्ट में ये सारी चीजें बनाया ताकि किसानों को आसानी और कम लागत में अच्छी उपजाऊ पैदा कर सकें। तो ये किसानों के लिए किए हैं। और हमारे पिताजी श्री संजय सिंह खुद गांव में एक किसान है। हिंदुस्तान के सारे किसानों के लिए हमने ये इनोवेशन करने के प्रयास में, इसमें गवर्नमेंट हमको मदद भी कर रही है, भारत सरकार। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ड्रोन का योजना चल रहा है उसमें भी पूरा हमारा काम चल रहा है। बहुत सारे ड्रोन पे हमारा रिसर्च अभी चल रहा है मैम। जो गाँव में किसान अगर बड़े खेती है तो वो स्वयं खरीद सकता है। 2 लाख से स्टार्टिंग है, मैक्सिमम 5 लाख के बीच में ड्रोन है। कैपेसिटी के हिसाब से कि अगर आपको 20 लीटर दवा स्प्रे करना है तो आपको 2 लाख में मिल जाएगा। 40 लीटर करना है तो आपको 2.5 से 3 लाख 4 लाख के बीच में मॉइस्चर नापने के लिए, हर चीज नापने के लिए उसमें अलग अलग फीचर, तो अलग अलग रेट के हैं। किसान इकट्ठे होकर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, अभी इसको कमर्शियल लेवल पे नहीं लाए। कमर्शियल लेवल पे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है लाने के लिए। तो प्रयास है कि जल्द ही जल्द से किसान के बीच में कुछ ही क्षणों में इसको लाने
लाने का प्रयास है। लेटेस्ट जो बनाए हैं एग्रीकल्चर का, धान गेहूं काटने में बड़े प्रॉब्लम होते हैं गाँव में, तो उसका एक ऑपरेटिंग बनाए हैं मशीन की, आप हाथ में पकड़ लीजिए, सोलर धूप है तो सोलर एनर्जी से चलेगा, अदरवाइज ये बैटरी से चलेगा, इको फ्रेंडली है, इसमें डीजल फ्यूल का डालने की जरूरत नहीं है। जो अभी मार्केट में उसकी कीमत 25,000 है, जो हमारा बना है वो 1000, ओनली 1000 में वो प्रोटोटाइप तैयार है। अभी हम उस प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, जल्दी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। किसान उससे धान गेहूं सारी चीजें कटिंग कर सकता है मैम। वो 1 एकड़ विद इन 1 डे में कटिंग कर देगा, उनका 2 से 3 दिन का समय भी बचेगा और उनकी मजदूरी का कीमत भी बचेगा मैम। इसमें उनकी आयु में बढ़ती होगी, उनका जो अनाज है उसमें भी मतलब ज्यादा बढ़ेगा। राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए किसान मित्रों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मुझे सुनने वाले सभी को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जय हिंद। मेरा नाम निशिकांत विश्वास है। मेरा ताल्लुक एक छोटे किसान परिवार से है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला हूँ। मैंने देश के छोटे किसानों के लिए एक चमत्कारिक धान का मशीन का नवाचार किया है। अभी तक हमारे देश के छोटे किसान बाहरी मजदूरों के निर्भरता से धान का रोपण करते हैं। इस काम के लिए कई मजदूरों का आवश्यकता होता है। धान रोपण का काम अत्यंत जटिल काम होता है और मेरे इस मशीन से प्रतिदिन एक व्यक्ति 20 मजदूरों के बराबर काम कर सकेगा। बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाला मेरा यह मशीन हस्तचलित मशीन है। इससे किसानों का पैसा, परिश्रम और समय में भारी बचत होगा। किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, लोकल के लिए वोकल बनने का अवसर प्रदान होगा। कोरोना से बचाव का मंत्र 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी कथन का पालन होगा और रोजगार के नया अवसर उत्पन्न होगा। इसके अलावा 5 से 6 एकड़ जमीन का रोपण कर लेने मात्र से किसान का इस मशीन का पैसा निकल आएगा। उसके बाद किसान आजीवन मुफ्त में अपने जमीन में धान का रोपण कर सकेंगे। इसीलिए मैंने इसे एक चमत्कारिक मशीन कहा है। मैं अभी ये मशीन किसानों के ऑर्डर पर बना के देता हूँ। मैं स्वयं छोटे किसान परिवार से हूँ, इसलिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह नहीं बना सका। कई किसान मुझे ऑर्डर करते हैं तो मैं 25,000 रुपए में उनको यह मशीन तैयार करके देता हूँ। एक मशीन को बनाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। अभी तक मैंने लगभग 60-70 मशीन किसानों के लिए बना चुका। किसान बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। कई किसानों ने मुझे अपना वीडियो बना के भेजा, ये बहुत अच्छा चीज बनाया आपने, बहुत तारीफ करते हैं मेरी। भविष्य में किसानों के लिए मैं बहुत कुछ बनाना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि जो किसानों का कई छोटे से काम बहुत सारे मजदूरों के मिलाकर करते हैं तो उसमें काफी खर्चा होता है, जबकि वो काम बहुत छोटे मोटे यंत्र बना करके आसान तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे है मेरे दिमाग में, जैसे धान काटने की मशीन बनाना, क्योंकि जैसे धान का फसल हमारे देश का मुख्य फसल है और यह काम जो है ज्यादातर मजदूरों की मदद से किया जाता है। जैसे धान का रोपाई, ये पूरी तरह से मजदूरों के पर निर्भर होकर किया जाता है। धान की कटाई, ये भी पूरी तरह से मजदूरों पर निर्भर होकर किया जाता है। इसके बाद का मेरा है कि मैं धान काटने की मशीन बनाऊं छोटे किसानों के लिए, जो छोटे क्यारियों में चल सके, छोटे खेत में चल सके और जिसकी कीमत बहुत कम हो। तो ऐसे मशीनें मैं और भी बनाना चाहता हूँ। निशिकांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप भारत के किसानों के लिए नवाचार के माध्यम से बहुत ही अच्छे और सस्ते यंत्र उपलब्ध करवा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आइए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, एक और नवाचारी किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। हमारा नाम राम मिलन भारद्वाज है। मैं जिला गोरखपुर ब्लॉक भटहट का रहने वाला हूँ। जानवरों को भगाने के लिए एक धमाका यंत्र बनाए हैं और एक गुलेल बनाए हैं, जंगली जानवरों को भगाने के लिए बनाए हैं, और एक मूंगफली और मटर की बुआई करने वाला यंत्र बनाए हैं। और जैसे हमारे मन में आया कि एक खुरपा लेकर के हमारे यहाँ जाते हैं खेत में मूंगफली का रुपाई करने के लिए, तो उसमें समय ज्यादा लगता है। और उसके बाद हमने सोचा कि अगर लाइन से दूरी निर्धारित कर देंगे तो दूरी सही रहेगा, चौड़ाई सही रहेगा, पैदावार सही रहेगा, इसलिए हम उसको बना रहे हैं। बनकर तैयार लगभग हो चुका है, थोड़ा काम और बाकी है। उसी से मटर की बुआई होगी और उसी से मूंगफली की बुआई होगी, मकई की बुआई होगी। आज एक ही यंत्र 2-3 फसल का बुआई करेगा। केवल उसमें एक प्लेट बदला जाएगा, जो मूंगफली वाला प्लेट अलग रहेगा, उसको लगाएं तो मूंगफली बुआएगा, प्लेट बदल देंगे तो मटर वाला, लेकिन मशीन वही रहेगी। उसकी लागत लगभग वही 20,000 लगभग होगी। वो बनाए हैं एक धमाके यंत्र, उसमें कार्बाइड लगता है 10 ग्राम पानी लगता है,
इसको विस्फोट किया जाता है तो उसमें जो है कुछ निकलता नहीं है, केवल आवाज देता है और उससे जानवर भाग जाते हैं। और जो गुलेल बनाए हैं उससे जानवर मरता नहीं है, बल्कि उसको डर हो जाता है, भय हो जाता है, तो फिर दोबारा आने की कोशिश नहीं करता है। गुलेल वाले से कोई आवाज नहीं होता, क्योंकि मिट्टी की गोली और शीशा की गोली से चलता है। पीछे धान की रुपाई यंत्र होगा, एक ही आदमी उसको खींचेगा और पैडल उसमें लगे रहेगा हाथ में, तो वो पैडल घुमाता रहेगा, पीछे की तरफ से चलता रहेगा और पीछे धान की रुपाई होती रहेगी। तो कितनी कितनी दूरी पर होगी और कितनी लाइन होंगी, कितनी पंक्तियां होंगी? उसमें 6 लाइन आएगा, 6 लाइन आएगा, 10 इंची की चौड़ाई में जाएगा। मतलब एक लाइन 10 इंची, हाँ एक लाइन 10 इंची, तो फिर दूसरा 10 इंची, फिर तीसरा 10 इंची, यानी 5 फीट। हाँ 5 फीट चौड़ाई लेकर चलेगा एक आदमी। राम मिलन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने क्या नवाचार किया है। मेरा नाम गुरुचरण प्रधान, गांव तलिता, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा। कृषि का हेल्प करने के लिए एक मशीन बना है, इसको नवरत्न नाम दिया है। ये एक ही मशीन में 9 ठो काम करता है। देखिए, पहले इसमें धान झाड़ता है और बिचाली काटता है, आपका गाय के लिए कुटा काटता है, धान साफ करता है, उड़ाता है, नारियल अंदर का गुदा खोलता है और आपका मकाई बीज छड़ाता है, विशोधन करता है, मूंगफली तोड़ता है। ऐसे 9 ठो काम एक ही मशीन में रहता है। एक हेमदस्ता और ढेकी का काम भी करता है, चावल भी निकालता है, हल्दी वगैरह गुंडा भी होता है। देखिए, मेरा पिताजी किसान थे, मैं नौकरी करता था बाद में, लेकिन जब बचपन में पिताजी का हेल्प करते थे, बैल भैंस गाय वगैरह, तो इसके लिए कुटी काटने में मेरा पिताजी मुझे बोलते तो तकलीफ होता था। मैं इस टाइम सोचता था, जब बचपन में 9-10 क्लास में पढ़ता था, मैं बोलता ऐसे एक मशीन होता जो वो कुटी को चक चक काट देता, मेहनत नहीं लगता, बल्कि इस बचपन में सोच में था। लेकिन जब हम नौकरी खत्म हो गया 60 साल का बाद, इसको हम बनाए। और इसके बनाने का मूल धार है आपको ड्यू टू लैक ऑफ लेबर। हमको लेबर प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं मशीन बनाया। लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही मशीन में 1 घंटा में 10 लेबर जितना काम करता है, ये मशीन में एक ही आदमी इतना काम कर सकेगा। तब क्या होता है, मशीन में धान निकालते हैं, इसको जो फाइबर चले जाता है, लेकिन ढेकी में कूटने से क्या होगा ना, इसका सार अंश रहेगा, आपको विटामिन रहेगा, जो ज्यादा विटामिन रहेगा चावल में। आप कुटी काटने का मशीन 2-3 तो में बेचा, वो फुल मशीन बनाने से 25,000 लगेगा और सिर्फ बिचाली काटने के लिए 5,000 का अंदर हो जाएगा। पूरा 7 साल मुझे लग गया इसको पूरा करने के, सक्सेस होने को। देखिए, NIF ने मुझे कृषि वैज्ञानिक सम्मान दिया, NIF अहमदाबाद। नवीन पटनायक ने हमको नवसृजन के लिए 1 लाख रुपया में सम्मानित किया था। CII भोपाल में, NIRD हैदराबाद से ऑल इंडिया लेवल में सम्मानित हुआ है। गुजरात मुख्यमंत्री से मिला और उड़ीसा मुख्यमंत्री से प्राइज मिला। नहीं, ये मशीन अभी तक गवर्नमेंट लिया है। जब किसान लोग के पास पहुंच जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सिलाई मशीन चलाने में जितनी मेहनत लगता है इतना ही लगता है। देखिए, मेरा उम्र अभी 75 है, तो भी मैं आवाज टूगेदर इसको चलाता हूँ, मुझे पतापन नहीं आता। रूरल एरिया में इसको रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, कोई बड़ा टाउन जाने की कोई जरूरत नहीं। कोई एक होल्डिंग दुकान में सब रिपेयरिंग हो जाता है। अपना साइकिल का, मोटरसाइकिल का जो वेस्टेज पार्ट इसमें यूज किया जाता है। आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फसल के रंग किसान के संग में कृषि में नवाचार विषय पर हमारे किसान भाइयों से बातचीत। और दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो भी विज्ञान में और तकनीक में किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ना कि सिर्फ वो किस तरह से और खेती बेहतर हो, खेती को बेहतर बनाने के लिए जो उपकरण है, किस तरह की तकनीक उस पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन की तकनीक हो या फिर बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर्स हों। इन सभी से हमारे किसान भाइयों को बहुत ही जल्द और बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की
मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और अरविंद, अगर हम किसानों की बात करें, खेतीबाड़ी की बात करें, तो हमारे किसानों के बहुत बड़े साथी होते हैं उनके यंत्र, और उनकी देखभाल भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी हाँ, अब किसान की जब खेती करता है तो सिर्फ उसकी खुद की मेहनत नहीं होती, मशीनों का भी बहुत एक सहयोग और साथ होता है, जिससे कृषि हमारी और बेहतर होती है। बहुत तमाम तरह के ऐसे यंत्र, छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े, जो आज की हमारी खेती में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी भी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी देखभाल ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि समय पड़ने पर वो हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से साथ दे। तो उनका रखरखाव किस तरह से किया जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए करते हैं इसी के ऊपर, सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि जब हम किसी भी कृषि यंत्र का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद उसका रखरखाव ठीक से नहीं करते, जब उसकी दोबारा जरूरत होती है तो कहीं न कहीं हमें अपने कार्य में बाधा पड़ती है, रुकावट होती है। तो क्यों न हम अपने जो कृषि यंत्र हैं जिनका प्रयोग करते हैं और खेती के कार्यों में उन्हें उपयोग में लाते हैं, उनका सही तरीके से हम रखरखाव करें, जिससे हमें जब उनकी जरूरत हो कोई दिक्कत ना हो। इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश देवराम लांडे जी को, जो कि वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, निश्चित तौर पे उसमें छोटे से लेकर के बड़े तक कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ उसमें बहुत से सबसे एक प्रमुख जो यंत्र होता है हमारे किसान भाइयों का, कहते हैं कि ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर के साथ बहुत सी चीजें, चाहे कल्टीवेटर है, हेरो है, डिस्क हेरो है, और उसके साथ साथ आपका रोटावेटर है। प्रयोग के बाद उसको किस तरीके से रखा जाए जिससे जब हमारे किसान भाई दोबारा प्रयोग करें तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। किसान भाइयों, जैसे कि कहा कि ट्रैक्टर एक इतना महत्वपूर्ण यंत्र है हमारे लिए जी, जिसके साथ हम बहुत सारी मशीनरी जोड़ के उसका इस्तेमाल करते हैं, हर दिन इस्तेमाल करते हैं। निरंतर रूप से बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, इसकी सावधानियां बरतनी पड़ती है ताकि जो मशीन भी है और जो ट्रैक्टर भी है, इन दोनों को बहुत अच्छे से उससे फायदा उठा सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ट्रैक्टर को इस्तेमाल करने के बाद या जो मशीनें हैं उसके साथ, जैसे हम जुताई वाली मशीनों की बात करें, रोटावेटर लगाए या और भी बिजाई वाले यंत्र लगाए या कभी छिड़काव वाले यंत्र लगाए, इसके बाद हम कैसे उसको इस्तेमाल। कृषि की मशीनें हैं, ये मिट्टी में काम कर रही है, कीचड़ में काम कर रही है, तो मिट्टी लगती है, उसके अंदर में जो पार्ट्स है, जैसे इंजन चल रहा है या रेडिएटर है, ये सब ट्रैक्टर के पार्ट्स, इनमें मिट्टी जाती है। तो इनको बहुत अच्छे से अगर हम हर दिन साफ करते हैं तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो जैसे हम इस्तेमाल करके आए हमारे ट्रैक्टर को या जैसे जुताई वाली मशीनों को, आते ही उसको पानी से, बहुत अच्छे प्रेशर वाले पानी से अगर हम उसे धोते हैं तो बहुत वो क्लीन हो जाता है, जिससे मिट्टी जो है उससे हट जाती है। और उसे बहुत अच्छे से सुखाए, फिर उसको किसी अच्छी जगह पे हम पार्क करें। हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हम जैसे काम करके आते हैं, हम हमारे घर के सामने जहां भी जगह है, ओपन जगह पे हम उसे रख देते हैं। जो मिट्टी होती है वो लोहे से चिपक जाती है, और ज्यादातर मशीनें जो है लोहे से ही बनती है। तो आप भी जानते हैं कि लोहा जंग खाता है, पानी है, गीली मिट्टी है जिसमें नमी है, इस नमी की वजह से लोहे में गंज आता है, और जो हम बोलते हैं 10 साल का या जो भी समय है, जिस समय तक चलना चाहिए वो चलती नहीं है, तो ये खराब होने का बिल्कुल ही चांस बनता है। हमारे किसान भाई उसको प्रयोग किया, उसके बाद सफाई कर दी, और सफाई के बाद कभी कभी बरसात भी हो जाती है। अगर उनके पास कोई शेड हो तो अगर उसमें रखें तो कम से कम वो सीधे धूप और पानी से जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उससे बचाया जा सकता है। बिल्कुल। कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, ये तो ट्रैक्टर भी हमारी ऐसी चीज है जिसको हम एक तरीके से शान से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको अगर हम अच्छे से रखेंगे, कार की तरह किसी शेड में रखेंगे, बाइक की तरह ढक के रखेंगे,
रखेंगे, कवर करके रखेंगे तो इसकी लाइफ भी बढ़ती है। तो यही हमेशा सुझाव रहता है कि जब भी क्लीन हो जाए, इसको धोया जाए, सुखाने के बाद अच्छे से उसे पार्क एक शेड के अंदर में रख दिया जाए, जिससे जो क्षमता है या जो इसका इस्तेमाल है बहुत सही तरीके से हो सके और ज्यादा दिनों तक हो सके। ज्यादा दिनों तक हो सके। डॉक्टर साहब, ट्रैक्टर के साथ साथ बहुत से हमारे किसान भाई कृषि यंत्र जैसे बिजाई के यंत्र होते हैं, सीड ड्रिल है, फर्टी सीड ड्रिल है, उसके अलावा जैसे थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, इनका भी प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर को तो जैसे आपने कहा कि साफ सुथरा करके कोशिश करके रख लेते हैं, लेकिन जो सहायक यंत्र होते हैं उन पे ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं और उनमें बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे बियरिंग्स होती हैं, चैन होते हैं, उनमें ग्रीस की लगाने की भी जरूरत पड़ती है। तो उनको किस तरीके से रखना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि ट्रैक्टर और उसके साथ जो मशीनें हैं, अब जैसे सफाई तो हो गई, जो ऐसे जहाँ पे पेंट उतरा है वहां पे बहुत अच्छी तरीके से आप जो भी आपके पास ऑयल होगा तो ऑयल की परत दे सकते हैं, या ग्रीस है ग्रीस को लगा सकते हैं। इस्तेमाल के बाद और सफाई के बाद ये देखा जाए कि जो मशीनें हमारी, देखिए कि उसके नट बोल्ट सही से लगे हैं, अपने पोजीशन पे है, अगर नहीं है तो उसको अच्छे से कसिए और फिर रखिए। अन्यथा जब भी आप दूसरे दिन उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, हम बहुत बार ध्यान नहीं रहता है तो एक्सीडेंट्स वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं और मशीन की लाइफ तो कम हो जाती है, और इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ बहुत से हमारे दूसरे यंत्र हैं जैसे जिनसे दवाई छिड़की जाती है, स्प्रेयर हैं, डस्टर्स हैं, उनके रखरखाव के लिए क्या विशेष कोई सावधानी की जरूरत पड़ती है? छिड़काव यंत्र के तरफ आने से पहले जैसे बिजाई की भी बात की, इसमें भी जो हमारे उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं ये भी एक तरीके का केमिकल ही होता है। जी जी। जब भी इस्तेमाल हो बिजाई यंत्रों का और साथ में जिसमें उर्वरक रखे है वो पूरा का पूरा हमें खाली करना है और साफ करना है, और साफ करके उसे फिर रखना है। जैसे यूरिया है, बहुत ही लोहे को गंज सहायता करता है तो वो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो हम जैसे छिड़काव यंत्र की बात कर रहे हैं, छिड़काव यंत्र में पेस्टिसाइड्स है या वीडिसाइड जो भी केमिकल्स है, अब वैसे ही केमिकल्स हानिकारक होते हैं, तो हम जब भी इस तरीके के केमिकल के साथ इस्तेमाल के बाद रखने की बात आती है तो ये केमिकल्स बहुत एक ताले के अंदर बंद करके रखे। छिड़काव यंत्र है उसे फ्लश करे, मतलब जो अच्छा पानी अगर भरते हैं तो जैसे स्प्रे करते हैं तो उसे फ्लश आउट कर दे, जिससे जो उसके लाइन से, पाइप से, नोजल से वो बहुत ही साफ हो जाएंगे और जिसकी वजह से उसमें गंज नहीं आता है। तो जाली को अच्छी तरीके से साफ करें, नोजल है नोजल के टिप को साफ करें। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हम उनके जो भी हमारे कृषि यंत्र हैं और उनका रखरखाव, इसके साथ साथ छोटे हमारे कृषि यंत्र होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, तो उनको भी रखरखाव हमारे किसान भाई सही तरीके से करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आज के दिन क्या है कि हमारे जब किसान भाई कोई फसल पैदा करते हैं, आप हमारे साथ हैं, कृषि यंत्रों का उपयोग भी किस तरीके से किया जा सकता है, तो उस पर एक आपसे चाहूंगा कि हमारे किसान भाई जब फसल पैदा करते हैं तो उस समय उनके पास काफी मात्रा में फसल अवशेष हो जाते हैं, चाहे उसमें भूसा हो, चाहे धान का पुआल हो, और भी फसलों के अवशेष होते हैं। उनको रखने के लिए बहुत ज्यादा स्थान की जरूरत होती है, अब वो किसानों के पास उपलब्ध नहीं होता है। थोड़ा बहुत सामान रख लेते हैं, कुछ उनका बाहर पड़ा रहता है। क्या कोई ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा उसे कंप्रेस करके कम स्थान में रखा जा सके और जिससे हमारे किसान भाई उसको बाद में ज्यादा समय तक प्रयोग कर सके? ये बहुत अच्छा सवाल है। कृषि अवशेष तो वैसे ही हमारे बहुत उपयोग वाली सामग्री है, हम बहुत बार किसान उसका उपयोग नहीं कर पाते। खाद बना सकते हैं और भी चीजें बना सकते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर हम कृषि अवशेष या भूसे को निकाल लेते हैं तो उसके भंडारण की एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। पशुओं के लिए तो बहुत जरूरी होता है कृषि अवशेष, क्योंकि कुछ समय में जैसे बरसात के समय में अगर जहाँ नहीं है और कुछ ऐसे समय होता है कि जहाँ भूसा मिलता ही नहीं है, तो हम भूसे को जो है ब्लॉक बना के, जिसे हम पशु चारे के ब्लॉक बनाते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ऐसी तकनीकी बनाई है जिसे हम पशु चारे के ब्लॉक बनाने की मशीन है। इससे हम जो चारा होता है उसको हम लगभग 8 से 10 गुना उसका साइज कम कराते हैं और इस तरीके से उसे उसके साथ में कुछ चीजें भी मिलाते हैं, जैसे चना हुआ, मक्का हुआ, दालें हुई, सीरा हुआ, और इसका मिश्रित एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पशुओं के लिए एक बिस्किट एक बनाते हैं, और पशुओं को जो दूध देने वाले पशु है या उनमें अगर बढ़ोतरी करानी है तो ये बहुत अच्छे से ब्लॉक बनाने वाली मशीन है जो हमारे पास उपलब्ध है और काफी कारगर मशीन है। यानी कि डॉक्टर साहब कहने
कहने का मतलब ये है कि जो आप ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें जो सीरा है और दूसरे पदार्थ खल वगैरह भी उसमें मिलाते हैं, तो एक रूप से जो किसानों के लिए कहते हैं कि हम जब खाना खाते हैं उसमें अचार की तरह प्रयोग करते हैं, तो ये किसानों के लिए एक रूप से अचार का काम करेगा और जो हमारे पशु हैं उसको बहुत स्वादिष्ट तरीके से खाएंगे। बहुत ही लाभदायक तकनीक है। और साथ में जैसे भंडारण की समस्या है, तो जहाँ मतलब आपको 8 से 10 गुना जगह चाहिए थी, वहाँ एक उसी ब्लॉक को आप अच्छे से रख सकते हैं और साल भर ये ब्लॉक चल सकता है। और साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमें अगर उसको भेजना है, ट्रक में जहाँ 8 से 10 ट्रक लगने, वो एक ट्रक में लाद के आप अच्छे से एक व्यावसायिक तौर पे भी इसे देख सकते। यानी परिवहन की भी सुविधा इसमें आसानी से है, बहुत आसानी कि अगर मान लीजिए आपने व्यावसायिक तौर पे इसे तैयार किया है और कोई किसान नहीं बनाता, उसके पास चारे की समस्या है, तो वो आपसे खरीद सकता है और बहुत से कम जगह में ले जाके अपने पशुओं को खिला सकता है। और साथ में और भी मशीनें हैं कंप्रेस करने के लिए, जो बेलर्स वगैरह आप जानते हैं कि कमर्शियली अवेलेबल है। आप बेलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत से आप जो भी अवशेष है उसको बाहर निकालिए और उसको जितनी मतलब ज्यादा जगह नहीं लगती है, और आजकल उसका बहुत अच्छी तरीके से पावर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी तरीका है कि हम, तो डॉक्टर साहब जो आपने मशीनें बताई ये पूछा में उपलब्ध हैं और वैसे कमर्शियल भी उपलब्ध हैं, क्या अगर कोई किसान या कोई कृषि हमारे किसानों का समूह इनको लेना चाहता है तो कोई सरकार की सब्सिडी भी उपलब्ध रहती है? बिल्कुल, कुछ जैसे जो बेलर्स वगैरह है या कृषि अवशेष वाली जिसके प्रबंधन के लिए जो मशीनें हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार भी सब्सिडी देती है और राज्य सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें सहायता करते हैं। जो हमारे पास मशीन है उसको हम डायरेक्टली हम किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। उससे पहले हम कुछ ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं जिससे उनको जानकारी रहे कि किस तरीके से उनको मदद कर सकती है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने ट्रेनिंग की बात करी, तो ट्रेनिंग आप किस तरीके से किसानों को बुला के देते हैं? जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज के साथ मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है। तो मशीन में तो यही है, इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग किसानों को जब भी उसमें इच्छा होती है तो हम ब्लॉक कैसे बनाया जाए, कैसे उसमें मिक्स किया जाए, हाथ से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो हैंड्स ऑन मात्रा डाली जाए, कितनी मात्रा डाली जाए, किस तरीके का प्रेशर रखा जाए, कितना ब्लॉक बनाया, ये सब चीजों का हम बहुत अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग। अच्छा, जो ब्लॉक बनते कितने दिनों तक इनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए? जैसे अगर हम कुछ मिलाते नहीं है, बहुत भूसे के ब्लॉक बनाते हैं, जैसे गेहूं के भूसे के अगर ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें हम कुछ मिलाते भी नहीं है, सीरा वगैरह मिलाते नहीं, क्योंकि उसमें एक अपने आप ही वो बन जाता है ब्लॉक। तो उसको 1 साल तक हम बहुत अच्छी तरीके से भंडारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सीरा वगैरह मिलाते हैं तो इसका समय ज्यादा नहीं रहता, इसलिए जितना जल्दी हो सके पशुओं को खिलाए और उसका लाभ ले सके। डॉक्टर साहब कहने का मतलब एक रूप से ये जिस तरीके से हम हरे चारे का साइलेज बनाते हैं, उसी तरीके से सूखे जो हमारे चारे होते हैं उनका भी हम एक तरीके से बिस्किट बना के उसको रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जो हमारे किसान भाई कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके कृषि यंत्र ज्यादा दिनों तक चले, उनमें कोई खराबी ना आए, तो उसके लिए आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बीच में कहा कि जैसे शान होती है और 10 साल तक अगर हमारी शान बरकरार रखनी है तो इनको बहुत अच्छे तरीके से भंडारण करिए। अपने जैसे कार की तरह इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और मशीनें जो है वो हमारी बहुत ही उपयुक्त चीज होती है, तो उसको हम बहुत अपने सीने से लगा के रखें और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया है तो किसान भाई आपकी बताई हुई बातों पर ध्यान रखेंगे तो उनके कृषि यंत्र ज्यादा दिनों तक रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। डॉक्टर सतीश देवराम लांडे जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम किसान की बात में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे बातचीत कृषि यंत्रों का उपयोग के बाद रखरखाव, इस विषय पर डॉक्टर सतीश देवराम लांडे, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा से बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और अब जो है कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर बढ़ चला है, तो सुनते रहिए कार्यक्रम और स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।